जिस जातियों को एससी में शामिल किया गया था, जिसकी चर्चा अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट ने सरकार से पूछा है, क्या ये सही है? एससी यानी अनुसूचित जाति में किसी जाति को शामिल करने या हटाने का अंतिम अधिकार भारत की संसद के पास होता है। हालांकि ये प्रक्रिया राष्ट्रपति की अधिसूचना अनुच्छेद 341 और राज्य सरकारों और संबंधित आयोगों की सिफारिश के माध्यम से होती है, जहां राष्ट्रपति किसी जाति को एससी घोषित कर सकते हैं, लेकिन बदलाव संसद के कानून से ही संभव है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है। ऐसा कैसे हुआ है, क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए।
जो भी चीजें हैं ये केंद्र सरकार के अधीन और राष्ट्रपति इसको जो है राज्यपाल के निर्णय से इस चीज को ले सकता है, वो इसमें जोड़ सकता है। लेकिन जो है बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से परिपालन किए बिना आपने जो है जल्दीबाजी में हो सकता है अपना क्षणिक राजनीतिक आपका लाभ हो रहा हो या आपका कुछ राजनीतिक हित हो रहा हो, आपने जो है कि बिना किसी लाल लपेटे के आपने जो है तुरंत उसको वहां पर वो करने का काम किया है। लेकिन आज जिस तरह से इन 12 सालों में जब जाकर के अब जब हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया तो हाईकोर्ट को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा। 2022 में जब हरिद्वार में उस समय त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए और उसके बाद जो महिला वहां की जो पंचायती चुनाव में आरक्षण की जो सीट आई थी उसमें जो है किसी अन्य महिला के द्वारा, जो क्योंकि आरक्षित सीट थी वो, तो किसी अन्य महिला के द्वारा जब उसमें अपना दावेदारी पेश की गई तो उन्होंने जो है जब उनको मालूम चला कि ये उस चीज में नहीं, एससी में नहीं आती हैं, उन्होंने क्योंकि वो उनका अधिकारों का हनन हो रहा था तो कोर्ट में हस्तक्षेप करने के लिए कोर्ट में चलेगी। वहां से जाकर के अब 25 में जब ये मामला खुलता है सामने आता है तो आप समझिए 12 सालों में जो है कि कितने लोगों के हक और अधिकारों का हनन हुआ होगा जो वास्तविक रूप से जिनको अधिकार मिलने चाहिए थे। आपने जो है आप बात कर रहे हैं कि हम दलितों की आवाज है, हम इनकी आवाज है, लेकिन आप दूसरी तरफ उन्हीं लोगों का तो हित और हक मार रहे हैं जो इस प्रदेश के लोग हैं मूल रूप से। देखिए सचिन जी, जब उत्तराखंड अलग हुआ था उस समय 66 ऐसी कास्टें थी जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उसमें जो है उत्तराखंड में भी उन्हीं कास्टों को सम्मिलित किया गया एससी दर्जे में। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ऋषिकेश का चुनाव मैं देखता हूँ, मेयर का चुनाव, उसमें आप देखिए महापौर के चुनाव में क्या होता है, वो जो शंभू पासवान जी हैं वो बिहार के निवासी हैं और यहाँ पर आके चुनाव लड़ते हैं, जबकि यहाँ पे उत्तराखंड में जो है वो जाति जो है एससी में नहीं आती है, जाटव यहाँ पे एससी में नहीं है। आप देख रहे होंगे, आपने भी इसमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से। तो लेकिन ये सोचने वाला विषय है किस तरह से जो है हमारे जो यहाँ के मूल लोग हैं जिनको वास्तविक रूप से मिलना चाहिए था वो चीज, उनको उनके अधिकारों को हनन कर रहे हैं। देखिए सीधा सीधा राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा इस प्रकार से क्षेत्रीय लोगों का जो मूल निवासी है जिनको मिलना चाहिए था, देखिए उनका हक को कैसे डाका डाला जा रहा है ये देखने वाला विषय है और ये दिख भी रहा है सामने। बिल्कुल। शांतनु गौड़ जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। मैंने इसकी जो कानूनी चीजें देखी हैं और सुनी हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं जब मुख्यमंत्री को सजेशन नहीं दे सकते कि नहीं आप इसको ऐसे लागू नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, जैसे कि भाई सिफारिश आप कर सकते हैं और इसके अलावा फिर ये राष्ट्रपति से फाइनल डिसीजन वहां से होता है, तो इन चीजों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया? आपको क्या लगता है? सचिन जी, ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करके हम सब लोगों को बताएं कि ऐसे कैसे कारणों से आपने ऐसा काम कर दिया, आपकी क्या एडवाइजरी उस समय पे रही। बिकॉज ये क्वेश्चन ये उठाती है कि दैट दिस स्टेट इज नॉट सेफ, ये तो लॉलेसनेस हो गई। आप जब पिटीशन देखेंगे उसमें 2023 में उन्होंने एक और रिक्वेस्ट करी थी प्रेसिडेंट को कि दैट गवर्नर जो प्रेसिडेंट रूल है दैट शुड बी इम्पोज्ड बिकॉज इट इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ लॉलेसनेस। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी परिसीमा में न रह के वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को भी तोड़ते हुए वो कुछ भी काम कर रही है। बिल्कुल, इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। ये तो हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। और दूसरी अब एक प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों ने 12 साल में बेनिफिट उठा लिया या जिन लोगों को 12 साल में वंचित रह गए, बेनिफिट नहीं उठा पाए, उनके साथ क्या आप उसको कैसे न्याय करेंगे उन लोगों के साथ? ठीक है सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे अभी हम सब से बात कर रहे हैं तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का इसमें जो पक्ष है वो कुछ क्लियर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इसके पक्ष में हैं या आप ये कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस ने गलत किया, या आप ये कहेंगे कि जो हो रहा है वो ठीक है, अब उनको मिलना चाहिए, वो हकदार हैं इसके? नहीं, देखिए सचिन भाई, हमारी सरकार, देखिए ये कोर्ट का जो आदेश है वो अभी आया है और हमारी सरकार को जो समय दिया है कोर्ट ने वो 4 हफ्तों का दिया है। तो 4 हफ्ते में जो सरकार है हमारी वो अपना कार्य करेगी और निश्चित तौर पे किसी के भी हितों को नुकसान ना पहुंचाते हुए जो भी इसके हक हकूक वाले लोग हैं उनको उनके हकों के अनुसार ही उस पर कार्य करा जाएगा और जो कानून सम्मत होगा, जो संविधान सम्मत होगा वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देखिएगा जब कोर्ट में हमारी सरकार जब जवाब दाखिल करेगी तो निश्चित तौर पे आपको ये मिलेगा कि इसमें जो हमारी सरकार है उसमें कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है और जो सभी लोगों के हित के लिए होगा। जो ये 48 जो जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल करी गई थी, तो इनके हकों को कोई नुकसान ना हो, हमारी सरकार का पहला उद्देश्य यही रहेगा। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार कभी भी इस तरह के कार्य करने में जो है वो संविधान का भी पालन करती है, कानून का भी पालन करेगी, सब चीजों का पालन करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला होना है वो बिल्कुल सही है, 48 जो जातियां हैं इनके फेवर में होगा तो उनको उनका हक मिल जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं?
नहीं नहीं, देखिए सचिन भाई, मैंने ये बोला कि अगर हमारी सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करिए, तो हमारी सरकार इसके सारे पहलुओं पे विचार करेगी, सारे पहलुओं पे जाके कार्य करेगी और उसके बाद संविधान सम्मत और जो कानून का सम्मत जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। और सरकार जो है अपना जवाब उसी तरह से ही उन जो 48 जो जातियां हैं उनके हक हकूक भी नुकसान ना हो, कोशिश ये रहेगी कि सारी चीजें कानून के सम्मत हो, तो देखा जाएगा कि हमारी सरकार किस तरह से इस पर कार्य करके आगे जो है जवाब दाखिल करेगी। ठीक है। जी मैं राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। देखिए, चर्चा में निकल कर ये बात आ रही है कि बीजेपी अभी अपना रुख साफ नहीं कर रही है। उन्होंने तो कहा कि भाई कुछ समय मांगा गया है, उसके अंदर ही जवाब देना है। लेकिन क्या यहाँ ये मान लिया जाए कि नहीं, बीजेपी के हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है? सवाल मैं राकेश जी से पूछूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ये है उत्तराखंड, जहां प्रकृति का हर रंग, हर मौसम जीवन को संवारता है। अब यही धरती अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। देहरादून से बेंगलुरु तक एक नई उड़ान जो जोड़ रही है सपनों को अवसरों से, यात्राओं को नई दिशा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब हर छात्र, हर उद्यमी, हर परिवार सीधे देश की तकनीकी राजधानी से जुड़ सकेगा। देहरादून अब सीधे जुड़ चुका है देश के बड़े महानगरों से। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब बेंगलुरु। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर और नैनी सैनी जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे अब दूरस्थ इलाकों को जोड़ रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं की नई पहचान बनेगा। इन हवाई सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बालेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। हम गरीबगंज एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये उड़ान सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, ये जोड़ती है सपनों को। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, निवेश को मिलेगी ताकत और व्यापार को मिलेगा विस्तार। छात्रों के लिए खुलेंगी नई राहें, उद्यमियों के लिए बनेंगे नए बाजार, परिवारों के लिए बढ़ेगी आत्मीयता की दूरी। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर सपना ऊंचाई छुए, हर यात्रा सहज बने, हर लक्ष्य साकार हो। उत्तराखंड, अवसरों की नई उड़ान, विकास की नई पहचान। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। देश का दिल,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज बातचीत हो रही है अनुसूचित जाति में 48 जातियों को शामिल करने को लेकर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई चीजों का विश्लेषण किया। राकेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि बीजेपी को देखें तो बीजेपी के पास तो अभी ये ऑप्शन है कि वो केंद्र के पास सिफारिश भेज सकते हैं और कोर्ट के आदेश का जवाब देने का भी उनके पास समय है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का इसमें हित इसलिए छिपा हुआ है कि यदि वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास भी कराते हैं तो उनके पास सारी शक्तियां हैं, और अगर कोर्ट उसको नकारता है तो फिर वो कहेंगे कि भाई कोर्ट का फैसला है। देखिए, इस समय सत्ता दोनों जगह इन्हीं की है, राज्य के राजा भी और देश के भी राजा, तो दोनों सत्ता इनके पास है। और इनके हाथ में 48 जातियों का, जो उत्तराखंड में सचमुच पिछड़े समाज से आते हैं और उनको सामाजिक दायरे में लाने की आवश्यकता है, जो सरकार का उस समय के सरकार का मंतव्य रहा हो। कोई भी रिपोर्ट आई होगी जिसके बेस पे वो बनाया गया होगा, क्योंकि शासन बदलता है, प्रशासन नहीं बदलता, प्रशासन वही रहता है। तो आज भाजपा के हाथ में एक लड्डू तो मैं मानता ही हूँ। मैं वही पूछ रहा था, है ना, एक लड्डू तो है ही है कि अगर वो हाई कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ जाता है तो ये सदन में ले जाएं, लोकसभा में ले जाएं, राज्य संसद में ले जाएं। खिलाफ भी जाता तो भी कह सकते हैं कि हमारा तो निर्णय नहीं है, तो कोर्ट का निर्णय ठीक है, संसद। हम तो चाहते हैं कि आपको, और अगर उनके हितैषी हैं तो इसका कानूनी अमला जामा देने के लिए ये संसद के पटल पे ले जाएं और संसद से उसे पास करवा के राष्ट्रपति की मोहर लेके आ जाएं। तो ये मुद्दा जो है इस समय खासकर कांग्रेस के लिए तो बैकफायर कर रहा है, लेकिन भाजपा के लिए ये सोने की चिड़िया की तरह है। नहीं, लेकिन एक यहाँ पर एक बात हो सकती है कि जो अब अभी इनके जो जब ये डिबेट शुरू हुई तो इनका एक ओपनिंग रिमार्क इनका एक प्रवक्ता कह रहा था, मैं थोड़ा उससे नाखुश हो गया। वो नहीं थे, बाइट में थे, वो शायद सतीश जी सुनेंगे उसको जी, कि उसने कहा जी ये तो गलती से आ गए। आप कानून कभी कभी होता क्या है कि हम जनसेवक हैं, हमारी जो सरकार है जनता के लिए बनती है। कभी कभी कानून से हटकर भी, लीक से हटकर भी कोई निर्णय होता है, लीक से हटकर भी निर्णय होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो जिन जातियों को यहाँ अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हुआ था वो 6-7 जातियां थी, उसमें 48 जातियां और जोड़ी गईं। तो सतीश जी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा या इनके दल को कि कहीं वो 6-7 जातियां इनसे खिसक ना जाए। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि देखिए 89 में जो वीपी सिंह के टाइम पर हुआ था, मंडल कमंडल की राजनीति की, भाई आपने जनरल से हटा करके ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही थी, फिर देश के अंदर किस तरीके के हालात बने थे किसी छिपा नहीं है जी। तो क्या उसके लिए भी सरकार तैयार है? देखिए, अब सरकार के साथ मैं इस मंशा पर शक नहीं जाहिर करूंगा, क्योंकि जनसेवा ये जनहित का मामला है। हो सकता है कि सरकार इस पे संवेदनशीलता से चर्चा करे और संवेदनशीलता से बात करे और उन 48 जो जातियां इस समय हैं प्रदेश में, जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया था, उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए कि उनकी स्थिति क्या है, कैसे रहते हैं, क्या सचमुच उन्हें अनुसूचित जाति जैसी व्यवस्था का लाभ देना चाहिए कि ओबीसी वाली व्यवस्था का लाभ देना चाहिए। वो सरकार का निर्णय है, यहाँ के लोक प्रशासन का निर्णय डिसीजन होगा, उसके आधार पे वो रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं परसों की डिबेट में कह रहा था और शायद आज वही मुद्दा सामने भी आ गया, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि वो जातियों में बांटने की बात हो रही थी, तब मैंने उनसे उस दिन कहा था कि मंडल कमीशन याद करिए जो राजीव गांधी ने तैयार किया था। राजीव गांधी से पहले एक रिपोर्ट आई थी इंदिरा गांधी के जमाने में कि भारत में इतने लोगों को आरक्षण की जरूरत है, और वो 1984 से लेकर 1989 तक पड़ा रहा और वो उस जिन को निकालने का काम बीपी सिंह ने किया था। वो जो जिन निकला था और उस जिन को पास करवाने का काम उस समय की जो सरकार में सहयोगी थी वो भी भाजपा ही थी। आप समझिए बात। उस टाइम तो फिर रथ यात्रा और तमाम चीजें शुरू हो गई थी, उससे ध्यान बचाने के लिए वो चीजें कि आरक्षण का मुद्दा इतना संवेदनशील होता है कि आप उस पे, मैं भी बोल रहा हूं ना, तो मैं भी एक एक शब्द सोच के बोल रहा हूं। बिल्कुल, तो क्योंकि वो एक आवश्यक चीज है। हाँ, शांतनु गौड़ जी, आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, लेकिन जब हम कोई फैसला देखते हैं सरकार का तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक छिपा होता है। जैसे कि बात हो रही है कि भाई जाति का रंग दिया जा रहा है इसको, आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सरकारें काम कर रही हैं और ये यदि पास होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से ही होना चाहिए और कोर्ट इसका पालन कर रहा है? जो हमारे सेक्रेटरीज हैं उनसे कोई चूक रह गई हो और उसकी वजह से ये काम हुआ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर रन है या एग्जीक्यूटिव रन है। बिल्कुल। इस स्टेट को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं या हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है जिनको हम वोट करते हैं वो चला रहे हैं। आपने इतना इजीली सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट को ये बोल दिया कि ये इन्होंने ऐसा किया होगा। इट इज ए सीरियस थिंग टू बी सीन। तो फिर आप किस बात के लिए बैठे हैं? आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। और इट इज द ब्यूटी, अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि किसको क्या मिलता है और किस तरीके से वो एडवांटेज इस सिचुएशन का ले सकते हैं। बट कहने का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, हर मामले में उसको इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसा क्या चीज है कि क्यों ये पॉलिटिकल लीडरशिप अपने काम को करने के लिए तैयार नहीं है? हर काम को ले जाने के लिए वो लास्ट में ये होता है कि जी हाईकोर्ट जो फैसला करेगी हमें वो करना है। इसका मतलब हाईकोर्ट जो जुडिशरी है उसका काम यही रह गया कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बस के काम नहीं है वो करेगी। ये स्वयं काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। एडवाइजरी क्या कर रही है? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आशीष जी, देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं कि भाई शुरुआत जहां से होती है तो उसका जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेनी चाहिए ना, कि कितनी जल्दबाजी में चीजें हुई हैं और बिना संवैधानिक चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ऐसा मेमोरेंडम तैयार कर दिया गया कि कांग्रेस तो भाई देखिए इन जातियों के हक में है, और जबकि आपको पता है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो भी तो आपको वोट देते होंगे ना, तो उनका ध्यान क्यों नहीं रखा था? सचिन जी, ऐसा नहीं है। इस देश में कई जातियां हैं और अलग अलग समय पर मांगे उठती रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं आपको बताया ना कि ये सपना हुआ और हमने कर दिया। हम भाजपा थोड़ी है कि हमें कहा कल को यूसीसी लागू करेंगे, अब आप चेंज करते फिर 13-14 में तो आपकी भी सरकार कोई बात नहीं, हमारी थी हमने करा, हमारा तो नहीं कर रहे। उसके कोई कारण होंगे ना। आज जवाब का समय मांगा है, बिल्कुल वो सब कुछ जांच होगी और उस पर सवाल का जवाब भी देंगे। आज सरकार से निश्चित सवाल पूछा गया, लेकिन अगर सरकार के पास उसका जवाब नहीं होगा, कोई क्वेरीज होंगी तो कांग्रेस से बात करेगी। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनसे बात करेगी। कौन मुख्यमंत्री थे? रावत जी थे कि बहुगुणा जी थे? उनसे बात होगी। और बहुगुणा जी तो हमारे बड़े ज्ञानी मुख्यमंत्रियों में से एक थे, ऐसा तो थे नहीं, पढ़े लिखे आदमी है, उनको भी बड़ा ज्ञान है, लॉ का ज्ञान है उनको। तो अगर हुआ है तो निश्चित इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। किसने राज्य का हित किया, किसने मानव का हित किया, किसने अहित किया, इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहते कि कोर्ट ने क्यों पूछा। निश्चित कोर्ट ने सही पूछा, कोर्ट को जो पूछना लगा होगा, कोर्ट ने अपना बोला है कि हमें जवाब दो। और कांग्रेस को भी अगर कहीं से जवाब देने की जरूरत होगी तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर जवाब देगी, तो देना पड़ेगा। अंकुश भंडारी जी, देना पड़ेगा। हाँ, क्या लगता है कि आरक्षण के नाम पर दोनों दलों के अंदर एक होड़ मची हुई है, और खासकर हम देख रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन था उसमें तो देश भर में कहा गया कि नहीं बीजेपी तो आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए उस वर्ग के जो वोटर थे उनको लगा कि बीजेपी तो उनकी दुश्मन है। देखिए सचिन जी, मैं ये मानता हूँ कि यदि कोई तबका पिछड़ा है या फिर शोषित वंचित है, उनकी आवाज़ बनना ठीक है। उनको सामाजिक न्याय की दायरे में लाना या उनको उनके हक और हकूकों को दिलाना वो ठीक है, उचित है। लेकिन वो सारी चीज़ें एक संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हों, उचित रूप से हों और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो, तो वो चीज़ें जो है होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें वो तमाम प्रक्रियाएं अपनाई नहीं गई। और दूसरी बात, ये बहुत जल्दी में मुझे लगता है कि फैसला लिया गया। जाति का मसला इसमें है नहीं, ये उपजाति का कोई मसला है इसमें, कि जो जाति के इतर शिल्पहार की एक उपजाति है उसमें इनको 48 जो जातियां हैं उनको उसमें जोड़ा गया है, और जिसका जो है कि मुझे लगता है बिना असेसमेंट के यदि उसको जोड़ा गया तो गलत है। उसका सामाजिक, जैसे अभी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ राकेश मिश्रा जी ने अभी बात कही कि उनका सामाजिक और उनका प्रभाव देखना जरूरी था, कि उनका सोशल एक बार उनका सर्वे होना बहुत जरूरी था कि किस प्रकार से, यदि वास्तविक रूप से आपने उनको एससी में रखा है तो उनके लिए क्या कमियां हैं, या सामाजिक रूप से वो कहाँ तक हैं, कितने पिछड़ापन उनमें अभी तक है, या वो उस दायरे में आ पाए नहीं आ पाए, शैक्षिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या न्याय व्यवस्था के तहत हो। इन तमाम चीज़ों का रिफॉर्म्स लाने के लिए भी जरूरी है ये चीज़ें। लेकिन हम जो है कि हर तबके को जो है वोट बैंक के तहत देखेंगे या हर चीज़ को वोट बैंक के तहत हम कार्य करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से लेकिन ऐसा होगा कि पूरे देश में जो है जो संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि 50% से ऊपर आप
आरक्षण नहीं बढ़ा सकते, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों ने तो कई जगहों जो है इसके उदाहरण भी मिले हैं, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसके उदाहरण मिले कि 65% तक जो है आरक्षण पहुंच चुका है। तो इस तरह से तमाम जैसे मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि 100% ये आरक्षण ले जाने का काम करें, और जो आपका जो जनरल के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं, सामान्य वर्ग में हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक समय बाद ऐसा ना हो कि वो भी इस प्रकार की मांग शुरू कर दें कि भाई हमें भी जो है शेड्यूल कास्ट में डाल दो, शेड्यूल ट्राइब में डाल दो, ओबीसी में डाल दो। क्योंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे आप देखिए नौकरियों में, आप देखिए उन लोगों का एक जो सरकारी नौकरियों में तो यही चीजें हैं, वहाँ पे तो SC ST जो कोटे बनाए गए, ओबीसी कोटे बनाए गए, जनरल कोटे, आप देखिए ना क्या क्या स्थिति है आज। तमाम जनरल को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SC और ST बहुत समय से बहस चल रही है, ओबीसी की हम मैं बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है भंडारी जी, मैं आऊंगा आपके पास। सतीश जी, अब ये बताइए कि जहां जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हैं परसेंटेज में, तो वहां तो आपकी पार्टी पर आरोप लगाता है विपक्ष की, देखिए हिंदू मुस्लिम का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जहां पर क्यों की राजनीति करते हैं, ऐसा आरोप विपक्ष आप पर लगाता है। सतीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सतीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आपने मेरा सवाल सुना? एक बार आप दोबारा। सतीश जी, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष आपके पार्टी पर यह आरोप लगाता है कि जिन राज्यों में मुस्लिम ज्यादा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन जहां पर मुस्लिम नहीं है वहां पर आप पर आरोप लगता है कि आप जाति की राजनीति करते हैं। अब ये एक जाति का बड़ा मसला आपके पार्टी के अंतर्गत आता है कि आप इस पर क्या जवाब सौंपेंगे? देखिए सचिन भाई, हमारी सरकार कहीं पे भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है, ना जातियों की राजनीति करती है। हमारी सरकार विकास की राजनीति करती है, हमारी सरकार राष्ट्र की राजनीति करती है, हमारी सरकार इस तरह की राजनीति नहीं करती। और जहां भी हम लोग सरकार में हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा एक ही एजेंडा रहता है कि जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है उनको उन सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस का क्या रहता है आप ये देखिए, आप देखिए जहां इनकी सरकार होती है वहां बोला जाता है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुस्लिमों से कि आपका इज्जत तभी तक है जब तक कांग्रेस है, आप तभी तक यहाँ पे कार्य कर सकते हैं जब तक यहाँ कांग्रेस की सरकार है। आप देखिए कर्नाटक में क्या हाल होता है, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनकी वहाँ सरकार है, वो बोलती है कि मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, तो हिंदुओं को आरक्षण नहीं होना चाहिए क्या? हिंदू लोग पहले कार्य नहीं करते थे क्या? तो उनके लिए इस तरह की आरक्षण की व्यवस्था करी थी क्या किसी सरकार ने? तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को इससे मतलब नहीं रहता कि कौन जाति वहाँ पे जाती। राजनीति का केंद्र कि कौन जाति वहाँ पे ज्यादा है, कौन लोग वहाँ पे कम रहते हैं, उससे हमारी सरकार बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं रखती है, इत्तेफाक नहीं रखती है। हमारी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें उस प्रदेश का और अपने देश का विकास कैसे करना है, और हम लोग इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, जो ये SC जाति में ये 48 जातियों को लाया गया था SC में, तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमारी सरकार इस पे जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुरूप ही कार्य कर रही है। और जो अपना जवाब है वो मैंने पहले भी बोला आपसे सचिन भाई कि जो हमारी सरकार है वो सभी लोगों को हित को ध्यान में रखते हुए उन 48 जातियों को जो भी उनका हित है उसको बनाते हुए और संविधान सम्मत, कानून सम्मत फैसला लेगी। और आने वाले आपको जो समय 4 हफ्तों का समय दिया, इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार का क्या इसकी ओर दृष्टिकोण है, वो सबके सामने आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किसी भी सरकार को अपने नागरिकों के हितों के साथ खेलने का इस तरह का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, जिस तरह कांग्रेस ने उस समय करा अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी वाहवाही बटोरने के लिए। जो 48 जातियों को उन्होंने त्रिशंकु की तरह लटका दिया है आज, तो ये कांग्रेस। लेकिन आशीष जी, गेंद तो आपके पाले में है ना, अब तो गेंद आपके पाले में बोला ना सचिन भाई, जो कांग्रेस ने कृत्य करा हुआ है, हमारी सरकार इसका सारा हर पहलू पे जाके कार्य करेगी, बात करेगी, सोचेगी, समझेगी, अध्ययन करेगी और उसके बाद जो 4 हफ्ते का जो समय दिया है कोर्ट ने, उसके अनुरूप ही अपना फैसला कोर्ट में दाखिल करेगी। और उसी दौरान पूरी जनता को, पूरे प्रदेश को और आप लोगों को भी, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी सरकार का इसमें क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, शांतनु गौड़ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई सरकार इस तरीके का फैसला करने की कोशिश करती है और सिफारिशें भेजने की तैयारी करती है, तो जाहिर सी बात है उसके नॉर्म्स भी उसको देखने होंगे कि उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव हैं। तो 1-2 जाति पर भी इतना विवाद हो जाता है, यहां तो 48 को शामिल कर लिया गया। क्या ये नहीं मानते बड़ा जोखिम कांग्रेस ने लिया था उस वक्त?
सचिन जी बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये था जब ये आया था, और जितने दशक अभी निकले हैं हमने तो इसमें इजाफा होते ही देखा है। कहने का मतलब ये है रिजर्वेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए आया था, पर अब ये हो रहा है कि जो जनरल क्लास है वो भी ये कह रही है कि हमें भी आप रिजर्वेशन दे दीजिए। तो कहने का मतलब रिजर्वेशन एक हमने एक बाईपास करने के लिए एक सेपरेट सिस्टम एक पैदा किया था ताकि जो डाउन ट्रॉडर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं इक्वेट हो पाए। आप बिलीव करेंगे कई सारे लोग ऐसे हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग ए गुड सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टेटस वो उससे बाहर आना चाहते हैं, पर उसके लिए कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। कहने का मतलब रिजर्वेशन इज नॉट प्रोग्रेसिव। जैसे आप डिबेट करते हैं कि जो फ्रीबीज की जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि आप ये फ्री कर दीजिए वो फ्री कर दीजिए, जैसे एक उसके लिए आप ये बोलते हैं कि इट इज नॉट ए गुड सिस्टम, सिमिलर इज द केस विद द रिजर्वेशन। इट कैन नॉट बी केप्ट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको कहीं ना कहीं आपको हॉल्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो सोशली एडवांस हो चुके हैं, जो इकोनॉमिकली एडवांस हो चुके हैं, और उन लोगों को भी उससे आपको बाहर निकालना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने रिजर्वेशन दे दिया तो अब आपने जिंदगी भर के लिए आपने बस वो जन्मांतरों के लिए आपने उनको सेट कर दिया। ऐसा नहीं है। बिल्कुल शांतनु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो हाईकोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसी कास्ट हैं, सोसाइटीज हैं जो सोशल स्टेटस ले चुके हैं, इकोनॉमिक स्टेटस अटेन कर चुके हैं। बिल्कुल जैसे आप जॉनसर बाबर की बात करते हैं, उस गांव में आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस कैडर के लोग हैं, आर्मी में गए हुए लोग हैं। तो क्या ये सोशल इंप्रूवमेंट नहीं है? अब जब वो इंप्रूवमेंट हो चुका है तो क्या उनकी पुश्तें जो 7 पुश्तें वो भी कंटिन्यूड करेंगी उसमें? लेकिन शांतनु जी, ये इतना बड़ा रिस्क कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद ले नहीं सकती है। यही तो बात है कि देश कौन दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप देखिए 48 का फायदा लेने के लिए तो सब खड़े हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भाई जब डेवलपमेंट हो गया, आपके घर आईएएस पीसीएस बन गए, तब उसको हटाएगा कौन? देखिए, जब हर मुद्दे पे हटाने की बात नहीं है, नहीं उसका मैसेज क्या जाएगा? अब देखिए, बिना कुछ हुए बीजेपी के खिलाफ ये माहौल देश के अंदर बन रहा है कि ये संविधान के तो खिलाफ है। राहुल गांधी जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर के पार्लियामेंट में, वो तो अपने भाषण में कह देते हैं अगेंस्ट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम कर जाती है। पूछना चाहिए सवाल। राकेश जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं शांतनु जी, तो अब ये इतना संवेदनशील मुद्दा है या इतना जनमानस से जुड़ा हुआ है और ऐसी मानसिकता लोगों के बीच में आ गई है कि भावनाओं से जुड़ा है कि ऐसे इस मुद्दे को छेड़े कौन। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा हूँ, शायद मुझे माफ करें, पहले इस मामले पे कोर्ट भी कुछ ना बोलेगी। देखिए, जो जिसके खिलाफ होगा वो कोर्ट और सरकार को तो बराबर समझेगा। नहीं, कोर्ट को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए, या जैसे शांतनु जी जैसे अधिवक्ता हैं इन्हें खुद इस पे एक अपील दायर करना चाहिए और हाई कोर्ट में एक अपनी जनहित याचिका दायर करके, और इस चीज पे चूंकि विषय मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई जो फॉरवर्ड हो चुके हैं आज के जमाने में, जिनके पास सब चीजें हो गई हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं एक ब्राह्मण होने के नाते बोलूंगा ना तो कल मेरे सिर पे जूते पड़ेंगे। आप समझिए बात को। बिल्कुल, कोर्ट भी नहीं बोलेगी इस मामले पर, कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगी। अगर कोर्ट बोलेगी भी तो फिर देखिए लोग कहेंगे कि ये तो कोर्ट से बीजेपी करा रही है। असल में कोर्ट भी तो यही कहेगा ना, फिर कोर्ट को बोलने का या किसी भी जज को बोलने का उतना ही राइट है जितना संविधान में लिखा है, जहां तक मैं समझा। लेकिन राकेश जी, एक बात बताइए, वो भी नहीं बोलेगी। आरक्षण तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आधार पर दिया जाता था। देखिए, आरक्षण लेकिन अब तो जातियों के हिसाब से दिया जा रहा है कि किस जाति की कितनी संख्या है। अब देख लीजिए, वोट बैंक की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर विधानसभा में बकायदा एक डेटा कलेक्ट हो रहा है। भारत का इतिहास देखिए, प्राचीन भारत में वो स्थितियां रही हैं जिन जातियों को आज आरक्षण मिलता है, अगर आज वो सशक्त हो रहे हैं तो ये आपको बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। बहुत अत्याचार हुआ है उनपे, वो बहुत पिछड़े, बहुत तरीके से सताए गए हैं, इसलिए आज उन्हें आरक्षण देकर समाज आगे कर रहा है। और अंबेडकर और गांधी की ये सोच रही है कि उन्हें आगे किया जाएगा। आगे अगर ये आरक्षण नहीं मिला होता तो शायद आज हम और आप इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहे होते कि वो इतने फॉरवर्ड हो गए। बिल्कुल, वो आवश्यकता है। अगर हमें समानता का लाना है तो किसी ना किसी को अधिकार देना पड़ेगा। क्यों आशीष जी, आप क्या मानते हैं जो राकेश जी कह रहे हैं और जो शांतनु जी कह रहे हैं कि भाई नहीं, जो जाति अब आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर संपन्न हो चुकी हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब जो और जातियां हैं अब उनको मौका दिया जाना चाहिए। कोई ये लीगेसी थोड़ी है कि टर्म टू टर्म चलती ही रहेगी। देखिए, इस पे गहन चिंतन की जरूरत है।
इसमें स्कॉलर्स चाहिए जो इस बात को रखें और बोले और सब मिलके देखिए। आईएएस लॉबी जो है वाकई उसमें भी कई लोग ऐसे हैं। अब इसमें आप और हम बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते इस चीज का कि यहाँ क्या करना है, लेकिन इसमें सब स्कॉलर्स बैठे हैं और इसमें जितने हमारे, मुझे लगता है सारा पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ जाए इस मुद्दे पे और बैठकर चर्चा करे किसको अब उत्थान हो चुका है, किसका उत्थान करने की जरूरत है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल वार्षिकी आरक्षण भी होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं है पढ़ने, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी आप बढ़ाओ। तो ये सब काम होना चाहिए। राहुल गांधी बैठेंगे क्या बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर? वो तो सब बैठेंगे, पूरे देश में सब संदेश दे बैठेंगे। रहे हैं आप कि बीजेपी बुलाओ तो आरक्षण खत्म सही। करना चाहिए। आप रूस के राष्ट्रपति आते हैं, आप खाने पे तक तो बुलाते नहीं, आप क्या उसमें बोले? वो कई बार बुलाया तो राहुल गांधी गए भी तो नहीं है ना, आप बुलाए, उनकी कुर्सी हमेशा खाली रही है। आपको जो शादी का कार्ड देता है वो गारंटी लिख के देता है कि शादी कार्ड में आना ही आना। हाँ, तो आगे आओ ना हो, ये आपका काम है। ठीक। आप बुलाओ तो सही। सतीश जी, आप क्यों, देखिए व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो राहुल गांधी को बुला नहीं रहे हैं। भाई साहब तो कह रहे हैं कि आप आरक्षण पर कुछ चर्चा कीजिए और उनको बुलाइए कांग्रेस को। तो आप स्वागत करते हैं इनकी इस बात का कि नहीं राहुल गांधी को बुलाना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को बुलाना चाहिए? फाइनल कमेंट आपसे। सतीश जी, आवाज आ रही है? हाँ सतीश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी को आप बुला नहीं रहे हैं जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस भी साथ मिलकर आरक्षण पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार है, तो क्या आप कांग्रेस को आमंत्रण देंगे? सचिन भाई, हमने इनको कब नहीं बुलाया? एक बात बताइए, स्वतंत्रता दिवस समारोह था तब हमने राहुल गांधी जी को बुलाया, गणतंत्र दिवस समारोह था तब हमने राहुल गांधी जी, राम मंदिर का न्योता दिया, वहां नहीं पहुंचे। राम मंदिर का वो न्योता देने वाले कौन होते हैं? ये कौन न्योता देने वाले होते हैं? राहुल गांधी जी को बुलाया, तो राहुल गांधी जी जब उसमें आए नहीं तो राहुल गांधी जी का क्या गारंटी थी कि वो इसमें भी आ जाते? आरक्षण में बुला लो, आरक्षण पर बुलाइए, बुला दो एक बार। सतीश जी, आरक्षण पर बुलाइए राहुल गांधी को। आप बुलाए ना। देखिए सचिन भाई, नहीं आशीष जी उनकी गारंटी ले रहे हैं ना। आप बुलाओ तो सही, संसद होती इसलिए बहस करो आरक्षण के ऊपर। आज आप वंदे मातरम पे बहस कर SIR पर होगी ना, आरक्षण पे बहस कर दो। आप रखो तो सही। अरे आप तो जो मर्जी ला सकते हैं, कर दो आरक्षण में बहस, तो पता लग जाएगा। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो इनके नेता, जो पुराने जो सीनियर नेता हुआ करते थे, वो बोलते थे आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है देश को। और इनके राहुल गांधी जी जो है वो संविधान की लाल किताब को लेके पूरे प्रचार में घूमते रहे, चुनाव प्रचार में, लेकिन संविधान के प्रति इनके मन में कितना आदर है वो तो दिख गया जब संविधान के प्रति आपका क्या आदर है दिख रहा है? लाल किताब बोल रहे हैं उसको। अरे अपना पहले देखो अपने आप को, ये संविधान का लाल किताब बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लाल किताब बोलते हैं, लाल किताब लेकर क्या है वो संविधान है। 13 और 14 में आप लोगों ने किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा के आपने 13 और 14 में जो यहाँ पे 48 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल गलत कर दिया, बोल दो ना गलत कर दिया। अरे बोल दो गलत कर दिया हमने, नहीं आप क्यों डर रहे हो? बोल दो गलत कर दिया, नहीं देना चाहिए 48 को। आप बोल दो, आप चैनल में बोल दो। अभी तक तो आपकी सरकार थी तो तब भी भेज देते। 2013-14 में आपने करा, 2017 तक तो आपकी सरकार रही ना, तो भेज देते वो भी हाई कोर्ट में। हरीश रावत जी अपना चुनाव लड़ने, हरीश रावत जी अपनी सरकार को रिज्यूम करने के लिए तो हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। तो 2017 तक आपकी सरकार थी तो आप भेज देते केंद्र सरकार को, तो पास होके आई। राकेश जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। फाइनल कमेंट मैं इसी बात पे दे देता हूँ कि 2013 में इन्होंने भेजा तो 2014 में आपकी सरकार बन गई। इनको डर लगा कि भेजूंगा, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इन्होंने चिट्ठी यही पकड़ा दी कि भैया मान लो इस बात को। फाइनल कमेंट इस पे यही है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आरक्षण पे सबको इकट्ठा कर लो। अरे देहरादून में ही नहीं इकट्ठा होंगे इसमें, संसद की राष्ट्रीय स्तर पे तो जाने दो। और इस पे कोई डिबेट भी नहीं क्योंकि यही राजनीतिक मुद्दा है। देश के अंदर इसी पे सबकी राजनीति घूमती है। बिल्कुल, तो इस पे कहाँ इकट्ठा होंगे? जब SIR को लेकर देखिए इतना बवाल देश के अंदर हो रहा है, और खासकर ये चाह भी रहे कि हाँ SIR हो जाए, और SIR पर सिर्फ कांग्रेस का ही तो रुख साफ नहीं है। नहीं, सबका रुख, मतलब अखिलेश यादव तो सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने। अखिलेश यादव ने तो आज फॉर्म भर दिया है। हाँ, तो वो इस पे सबके अपने स्वार्थ हैं, तो उस स्वार्थ को लेके सबकी अपनी राजनीति है। अब इस मुद्दे पे तो शायद ही कोई राजनीतिक दल बोले। ठीक है, अंकेश भंडारी जी, फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आरक्षण पर वाकई में सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और जो आर्थिक आधार की बात हो रही थी जिसका पूरा हो गया, आगे नहीं जाएगी वो बात? सचिन जी, निश्चित रूप से इसमें गहन चिंतन और मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील जो मुद्दा है, अपना आप में एक संवेदनशील विषय भी है, क्योंकि कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिनका अभी तक जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्यायिक रूप से उनको जो है उत्थान नहीं हो पाया है। कई चीजें हैं, तो उसको लेकर के जो है यदि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो गहन चिंतन
बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सवाल यह है कि जिन 48 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, भविष्य में इस पर क्या फैसला होगा, ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।